ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 134। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और फेंग शुइयर की शादी का मुहूर्त का समय हो चुका था। युनचे और फेंग शुइयर दोनों फीनिक्स मैन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं, जहां पर सभी मेहमान अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। तभी एक और जोरदार अनाउंसमेंट गूंजती है। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी के सेंट एम्परर हुआंगजी वुयू, स्पिरिचुअल मास्टर बिटर एगोनी, 9 लेमेंटेशंस, डिटैच्ड हार्ट, 7 एबस्टिनेंस, एंशिएंट ब्लू, कुल 14 विशिष्ट अतिथि एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी की टोली आखिरकार आ पहुंची थी। ये एक ऐसी हैरान कर देने वाली लाइनअप थी जिसमें सेंट एम्परर हुआंगजी वुयू, उनके सभी 12 स्पिरिचुअल मास्टर्स और शिया युआनबा शामिल थे। उन्होंने अपने एल्डर्स को भी इस अनुष्ठान में शामिल होने के लायक नहीं समझा था। अब आगे इस वक्त पूरा फीनिक्स मैन हॉल और उसके साइड हॉल्स गेस्ट्स से खचाखच भरे हुए थे। हर एक सीट पर प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का कोई ना कोई बड़ा नाम बैठा था। बाहर का नजारा तो और भी ग्रैंड था, जहां बैंक्वेट टेबल्स फीनिक्स सिटी के आधे हिस्से तक फैली हुई थीं, जहां अलग अलग देशों के रूलर्स और रॉयल्टी बैठे थे। ये एंगेजमेंट बैंक्वेट इतना बड़ा था कि ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। इसे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के एम्परर फेंग हैंगकॉन्ग खुद होस्ट कर रहे थे। उनके साथ फेंग चुकुई और वो सभी ग्रैंड एल्डर्स भी मौजूद थे, जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते। हर कोई डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के इस सबसे शानदार पल का गवाह बनने के लिए बेताब था। हॉल के बीच में खड़े फेंग हैंगकॉन्ग सदियों तक एम्परर रहने के बावजूद अंदर से काफी बेचैन थे। उनके सामने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, यहां तक कि 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स और उनके सेक्रेड मास्टर्स तक सब शानदार तोहफे लेकर हाजिर थे। यह मंजर उनके खुद के एम्परर बनने की सेरेमनी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में सोचना भी कभी मुमकिन नहीं था। डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का हमेशा से एक ही अरमान था, 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के बराबर आना। लेकिन यह मंजिल हजारों साल दूर लगती थी, खासकर जब फीनिक्स गॉड की मौत का खतरा उनके वजूद पर हमेशा एक तलवार की तरह लटका रहता था। उनकी आखिरी उम्मीद बस इस बात पर टिकी थी कि कब शुएर की पावर्स पूरी तरह से जाग जाएं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। युनचे के मास्टर का सामने आना, एक ऐसी हस्ती जिसके नाम से 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स भी कांपते थे, ने डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का स्टेटस आसमान पर पहुंचा दिया था। आज ये सारे सेक्रेड ग्राउंड्स यहां डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लिए नहीं, बल्कि युनचे को खुश करने के लिए हाजिर थे। जब तक उनके युनचे के साथ रिश्ते मजबूत थे, फीनिक्स गॉड के सच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भला डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को आंख उठाकर देखने की हिम्मत कौन करता जब उनके फ्यूचर सेक्ट मास्टर की शादी युनचे से हो रही थी। फेंग हैंगकॉन्ग ने एक गहरी सांस ली, जिसमें राहत और हैरानी दोनों थी। युनचे और फेंग शुएर को लेकर उसकी पुरानी चिंताएं और उसके दिल में उठा कत्ल करने का इरादा सब अब बचकाना लग रहा था। जिसे वो कल तक एक मुसीबत समझ रहा था, आज वही उनके लिए वरदान बन गया था। फेंग हैंगकॉन्ग ऊपर देखता है और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से एम्पलीफाई की हुई गहरी और रोबदार आवाज में कहता है, जो पूरी फीनिक्स सिटी में गूंज उठती है। आप सबका शुक्रिया। आज मेरी बेटी का 20वां जन्मदिन है और साथ ही उस वादे को पूरा करने का वक्त भी, जो मैंने उसकी शादी का फैसला करने में मदद करने के लिए किया था। मेरी बेटी के इस खास दिन पर आप सब इतनी दूर से आए, इसके लिए मैं फेंग हैंगकॉन्ग आप सबका तहे दिल से आभारी हूं। उसका टोन फौरन बदलता है और वो शांत आवाज में आगे बोलता है, मेरे फेंग हैंगकॉन्ग के 14 बेटे हैं, लेकिन बेटी सिर्फ एक। मैं उससे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं। वो मेरा अनमोल खजाना है। शुएर बचपन से ही फीनिक्स गॉड के साये में पली बढ़ी है और वो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के पूरे इतिहास में पहली इंसान है जिसे फीनिक्स गॉड की लेक्सी सही मायनों में मिली है। वो न सिर्फ मेरी लाडली बेटी है, बल्कि मेरे सेक्ट का भविष्य भी है। इसलिए शुएर का बाप और डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का मास्टर होने के नाते मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी सेक्ट के बाहर किसी से करूंगा। उसकी बातों में एक अजीब सा जादू था। लेकिन कुछ साल पहले शुएर और युनचे की मुलाकात फीनिक्स गॉड के पास हुई। उन्होंने साथ में दुख झेले और एक दूसरे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। भले ही मेरे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट और युनचे के बीच कई दुश्मनियां रही हों, लेकिन उन दोनों का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि वक्त के साथ इतना मजबूत हो गया कि वो मौत में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। आखिर में यही रिश्ता हमारी दुश्मनियों को खत्म करने का जरिया बना। अब इस तरह से सोचो तो क्या यह नहीं लगता कि यह जोड़ी ऊपर वाले ने ही बनाई है? फेंग हैंगकॉन्ग हल्के से मुड़ता है और मुस्कुराकर बोलता है, शुएर चेएर, जल्दी आओ और मेहमानों का स्वागत करो।
युनचे और फेंग शुएयर हाथों में हाथ डाले हॉल में दाखिल होते हैं। युनचे ने सिंपल कपड़े पहने थे, जबकि फेंग शुएयर ने वही खूबसूरत फीनिक्स रोब पहना था। उनके आते ही पूरा हॉल एक ऐसी डैजलिंग लाइट से भर गया कि लोगों की आंखें चौंधिया गईं। यह पहली बार था जब फेंग शुएयर ने अपने चेहरे से स्नो वेल हटाया था। उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब था और उसकी खूबसूरती हर चीज पर हावी हो रही थी। जिन लोगों ने अब तक सिर्फ प्रिंसेस स्नो की खूबसूरती के किस्से सुने थे, वो आज उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। उसकी खूबसूरती लफ्जों और सोच से भी परे थी, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर युनचे पर पड़ी, उनके दिलों से सारी जेलसी एक झटके में गायब हो गई और वो हकीकत की दुनिया में वापस आ गए। कई लोगों ने तो घबराकर फौरन अपनी नजरें झुका लीं। उसका अपना बिग ब्रदर फेंग शिमिंग भी उसे देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लस्ट थी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। वो अंदर ही अंदर दर्द और जेलसी की आग में जल रहा था। उनके आने के बाद एंगेजमेंट की रस्में शुरू हो गईं। युनचे को ऐसी चीजें पसंद नहीं थीं, लेकिन वो फेंग शुएयर के लिए ये सब कर रहा था। फेंग हेंगकोंग एक नाजुक से सुनहरे धागे का बैंड पकड़ते हुए कहता है, चेएर, शुएयर की मां हमें जल्दी छोड़कर चली गई थी। ये बैंड उसने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ा था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये बैंड खुद शुएयर के जीवन साथी को दूं। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बैंड युनचे को देकर बोलता है, अब मैं ये बैंड और शुएयर दोनों तुम्हें सौंप रहा हूं। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है, मेरी शुएयर का हमेशा ख्याल रखना। मेरी इस अनमोल बेटी को कभी कोई तकलीफ मत होने देना। बस इतना ही काफी है। युनचे फेंग हेंगकोंग के लफ्जों में छिपी सच्चाई को महसूस कर सकता था। इस वक्त वो सिर्फ एक बाप था। वो बैंड को संभालते हुए गंभीरता से जवाब देता है, आप चिंता न करें, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन शुएयर पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। फेंग हेंगकोंग हल्का सा सिर हिलाकर अपनी तसल्ली जाहिर करता है। हॉल में बैठे जीजी से लेकर सभी बड़े लोग इस जोड़ी की तारीफ करने लगते हैं। सभी इस बात से सहमत थे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ प्रिंसेस स्नो ही एसगार्ड मास्टर यून के लायक हैं, और उनके लायक सिर्फ एसगार्ड मास्टर यूं। एक टॉप क्लान के मास्टर ने तो शादी की तारीख भी तय करने का सुझाव दे दिया, लेकिन फेंग हेंगकोंग, जो जानता था कि युनचे के माता पिता यहां नहीं हैं, हंसकर टॉपिक बदल देता है। वो अपना हाथ उठाकर जश्न शुरू करने का ऐलान करता है। तभी आसमान में फीनिक्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। हजारों फीनिक्स सेक्ट के डिसाइपल्स, जिनके जिस्म फीनिक्स फ्लेम्स से जल रहे थे, आसमान की तरफ उड़ते हैं और 99 नाचते हुए फीनिक्सेस का रूप ले लेते हैं। इस फीनिक्स सिलुएट स्काई डांस ने पूरी फीनिक्स सिटी को एक जलती हुई लाइट से जगमगा दिया। फेंग हेंगकोंग जोर से हंसता है, हा 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 हा, सब लोग इसका आनंद लें और पीना शुरू करें। आज यहां से कोई भी होश में वापस नहीं जाएगा। हॉल के अंदर और बाहर हर तरफ से जोश भरी आवाजें आती हैं। माहौल खुशी से जिंदा दिल हो जाता है। फेंग हेंगकोंग का दिल अभी भी जोश से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे ये एंशिएंट फीनिक्स गॉड का ही आशीर्वाद था। कई दौर शराब के चलने के बाद जब महफिल अपने उरूज पर थी, फेंग हेंगकोंग युनचे और फेंग शुएयर के पास आकर कहता है, चेएर, शुएयर, काफी देर हो गई है, चलो मेरे साथ सबको टोस्ट देते हैं। और जहां तक शादी की तारीख का सवाल है, उसके लिए हमें तुम्हारे माता पिता से बात करनी होगी। कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा इंतजार। अचानक आसमान में एक अजीब सा धमाका होता है और जमीन थरथरा जाती है। खुशी से झूमता हुआ हॉल एक पल में सन्नाटे में बदल जाता है। आसमान में नाच रहे फीनिक्स डिसाइपल्स चीखते हुए नीचे गिरने लगते हैं। उनकी फ्लेम्स बुझ चुकी थीं। कौन है वहां? फीनिक्स सिटी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? फीनिक्स डिसाइपल्स चिल्लाने लगते हैं। फेंग शुएयर घबराकर पूछती है, क्या हुआ? फेंग हेंगकोंग कहता है, मैं जाकर देखता हूं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उनके चारों तरफ अचानक लाइट फैल जाती है और ऊपर से फ्लेम की एक गर्म लहर नीचे आती है। सब डर के मारे ऊपर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फीनिक्स मैन हॉल की छत गायब हो चुकी थी। वो इतनी खामोशी से गायब हुई थी कि वहां मौजूद 4 सेक्रेड मास्टर्स जैसे लोग भी समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। फीनिक्स सिटी का माहौल एक पल में बदल जाता है। तभी एक ठंडी हल्की सी हवा का झोंका आता है, जो आसमान में बची खुची फीनिक्स फ्लेम्स को एक झटके में उड़ा देता है। जैसे ही फ्लेम्स साफ होती हैं, फीनिक्स सिटी के ठीक ऊपर आसमान में एक औरत का फिगर दिखाई देता है। जैसे ही बची हुई फ्लेम्स गायब होती हैं, फीनिक्स सिटी के ऊपर आसमान में एक औरत प्रकट होती है, जिसके साथ एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल जाती है। माहौल अचानक बदल जाता है
और हॉल के अंदर एक अनजानी बेचैनी फैलने लगती है। हजारों आंखें उस औरत की तरफ उठती है और देखते ही देखते उनकी नजरों में एक अजीब सी खुमारी छा जाती है, जैसे उनकी रूह को किसी ने खींच लिया हो। कुछ नौजवानों के मुंह से लार टपकने लगती है, जबकि कुछ के नाक से खून बहने लगता है और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी के 12 स्पिरिचुअल मास्टर्स, जो हमेशा तपस्वी की तरह रहते थे, अपने सर झुका लेते हैं और मन ही मन पवित्रता के मंत्र पढ़ने लगते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर देख सकें। आसमान में खड़ी वो औरत बेहद दिलकश थी। उसने एक जेड ग्रीन कलर का सिल्क गाउन पहना था, जो इतना पतला था कि उसका सिडेक्टिव जिस्म साफ झलक रहा था। उसके पूरे जिस्म से एक ऐसी डेमोनिक चार्म निकल रही थी जो मर्दों की रूह को खींच सकती थी। उसकी आंखें जैसे ऑटम का पानी नीचे खड़े लोगों से मिलती है और उनकी एक झलक से ही लोगों के दिल दीवाने हो जाते हैं। यह चेहरा बिल्कुल अनजान था, किसी ने भी इसे पहले नहीं देखा था। युनचे जब होश में आता है तो उसकी नजर अपने आसपास के यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स पर पड़ती है। उनकी आंखें अजीब तरह से डल हो गई हैं और उनके मुंह से लार टपक रही है। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठता है। यह साफ साफ सोल सप्रेशन था, लेकिन उसे उस औरत से कोई प्रोफाउंड ऑरा या सोल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह सब उसका नेचुरल स्टेट था। युनचे ने अपनी जिंदगी में इतना शॉकिंग सोल सप्रेशन नेचुरल स्टेट में सिर्फ जैस्मिन में देखा था। इस औरत से जो फीलिंग आ रही थी वो हल्की ही सही, पर जैस्मिन जैसी थी। तभी हुआंगजी वुयू गुर्राता है। इस बैंक्वेट को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई? कहां से आई हो? डीमनेस! उसकी आवाज सुनकर बेहोश हो रहे लोग होश में आ जाते हैं। फेंग शुइयर युनचे के पास झुककर धीरे से कहती है, बिग ब्रदर यूं, ये कौन है? इसने बहुत कम कपड़े पहने हैं। फेंग हैंगकोंग गुस्से से भरी हुई आवाज में कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं और आपकी हमारी डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से क्या दुश्मनी है? आपने हमारा बैंक्वेट क्यों खराब किया? स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ डिटैच्ड हार्ट शांत स्वर में कहता है, इस औरत के जिस्म से एक बिचिंग आर्ट निकल रहा है। इसका यहां आने का मकसद बिल्कुल भी नेक नहीं हो सकता। बिचिंग आर्ट? युनचे की टेंशन और बढ़ जाती है। उसे पूरा यकीन था कि यह कोई आर्ट नहीं बल्कि नेचुरल सोल सप्रेशन है। क्या इस अजीब औरत का सोल लेवल सच में जैस्मिन के बराबर हो सकता है? सुप्रीम ओशन पैलेस के ग्रेट एल्डर मो चेनफेंग ठंडी आवाज में कहते हैं, जब मेहमान के इरादे नेक ना हो तो उससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद करना? सोवरेन, मुझे इजाजत दें, मैं इसे खुद नीचे लाता हूं। सोवरेन ऑफ द सीज को फेंकी हल्का सा सिर हिलाती है। मो चेनफेंग फौरन हवा में उठ जाता है और सीधा उस ग्रीन गाउन वाली औरत की तरफ बढ़ता है। डीमनेस, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से हार मान लो। युनचे तेजी से चिल्लाता है, रुको, अटैक मत करना। लेकिन वो बहुत देर कर चुका था। मो चेनफेंग, एक लेवल 8 मोनार्क, अपनी पूरी पावर से एक जबरदस्त टॉर्नेडो बनाता है जो उस औरत की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो चार्मिंग औरत हिलती तक नहीं। वो धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाती है और अपनी उंगली से एक हल्की सी टैप करती है। एक पल में जबरदस्त हवा गायब हो जाती है। मो चेनफेंग के शरीर पर एक ग्रीन लाइट की लकीर चमकती है और फिर उसका पूरा जिस्म जैसे रेत का कोई स्ट्रक्चर हो अचानक टुकड़े टुकड़े होकर ग्रीन रेत के कणों में बदल जाता है और हवा में फैलकर इस दुनिया से गायब हो जाता है। यह देखकर सभी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। सुप्रीम ओशन पैलेस का पहला रैंक का एल्डर, एक बेहद पावरफुल लेवल 8 मोनार्क, सिर्फ एक उंगली के इशारे से धूल में मिल गया था। फेंग हैंगकोंग की आंखें डर से फटने को हो जाती हैं। यहां तक कि 4 ग्रेट सेक्रेट मास्टर्स के चेहरों पर भी वही डरावनी हैरानी थी जो उन्होंने जैस्मिन का सामना करते वक्त देखी थी। एक ठंडी खामोशी के बाद दुखद और कांपती हुई चीखें गूंजती हैं। सुप्रीम ओशन पैलेस के 3 लोग आसमान में उठते हैं। ये तीनों लाल, पीले और नीले रंग के कपड़ों में 7 वेनरेबल वंस में से थे। वेनरेबल रेड, वेनरेबल येलो और वेनरेबल ब्लू। इनमें से वेनरेबल ब्लू का नाम मो जुएया था और मो चेनफेंग उसका बेटा था। वेनरेबल ब्लू कांपते हुए उस चार्मिंग औरत पर उंगली उठाते हुए चीखता है, तुम डीमनेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? 3 गुस्से में वेनरेबल वंस का सामना करते हुए वो चार्मिंग औरत पीछे हट जाती है, जैसे उसे बुरा लगा हो। अंकल, ये सर्वेंट आपकी बातों को नहीं समझ पा रही। उसकी आवाज इतनी सिडेक्टिव थी कि बस कुछ शब्दों से ही लोगों के दिल कांप उठे। ये सर्वेंट यहां एक इंसान को ढूंढने आई है और मैंने गलती से भी किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम लोगों ने लड़ाई शुरू की और अब इसका इल्जाम इस सर्वेंट पर डाल रहे हो।
कितनी शर्म की बात है। वेनरेबल रेड की आंखें लाल हो चुकी थीं। बिग ब्रदर, इस डीमनेस से बात मत करो, इसे मार डालो। तीनों वेनरेबल वंस एक साथ एक किलिंग मूव से उस पर हमला कर देते हैं। कुफेंकई और जीजी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो एक साथ चिल्लाते हैं, पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। किसी ने साफ साफ नहीं देखा कि क्या हुआ। उन्होंने बस एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनी और तीनों वेनरेबल वंस द्वारा लाया गया जबरदस्त टॉर्नेडो पूरी तरह से गायब हो गया। उनके सीने पर एक चमकती हुई ग्रीन चीज ने वॉर किया था। अगले ही पल उनके चेहरे, शरीर, कपड़े और तलवारें जेड ग्रीन हो गईं। फिर 3 बेजान पत्थर की मूर्तियों की तरह वो आसमान से नीचे गिर पड़े। ओशन पैलेस के कुछ एल्डर्स अनजाने में उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी युनचे की धमाकेदार गर्जना उनके कानों में गूंजती है, उन्हें मत छूना। तीनों जेड ग्रीन शरीर जमीन पर गिरते ही चूने के पत्थर की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जेड ग्रीन खून जहां भी गिरता है वहां का फर्श तेजी से नीचे धंसने लगता है। युनचे धीरे से बड़बड़ाता है, यह पॉइजन है, एक बेहद डरावना पॉइजन। वो चार्मिंग औरत नाजुक हंसी हंसती है, हे। अब इसके लिए तुम इस सर्वेंट को दोष नहीं दे सकते। इस बार किसी के दिल में लस्ट नहीं, सिर्फ बेहद डर और खौफ भर गया था। एक झटके में 3 वेनरेबल वंस को खत्म कर देना, ऐसा डरावना मंजर उन्होंने कुछ दिन पहले ही देखा था। इस दुनिया को क्या हो गया है? पहले वो लाल कपड़ों वाली लड़की और अब ये। तभी आसमान में वो डरावनी चार्मिंग औरत अचानक गायब हो जाती है। युनचे की आंखों के सामने एक ग्रीन लाइट चमकती है और एक फ्लर्टेशियस चेहरा उसके सामने आ जाता है। उस औरत ने उसके सीने पर लगे बटन को हल्का सा पकड़ लिया था। युनचे हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फेंग शुएर और शिया युआनबा आगे बढ़ने वाले थे कि युनचे गुर्राता है, पास मत आना, जल्दी पीछे हटो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। चार्मिंग औरत युनचे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराती है, तुम सही हो लिटिल ब्रदर, ये सर्वेंट बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती है। युनचे अपने दिल को शांत करके पूछता है, तुम क्या पूछना चाहती हो? वो औरत धीरे धीरे नजदीक आती है, बताओ इस सर्वेंट को, प्रिंसेस जैस्मिन इस वक्त कहां है? युनचे की आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। प्रिंसेस जैस्मिन? मैं समझा नहीं। उस औरत के होंठ हल्का सा ऊपर उठते हैं। लिटिल ब्रदर, झूठ बोलना बुरी बात है, तुम्हारे शरीर पर उसकी महक है। तभी एक दिल चीर देने वाली ठंडी आवाज पीछे से आती है, जिससे आसपास का टेम्परेचर एकदम गिर जाता है। उसे छोड़ दो। वो चार्मिंग औरत धीरे धीरे मुड़ती है और उस जवान लड़की को देखती है जो एक स्पेशल रिफ्ट से बाहर आ रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराती है, योर हाइनेस, इस सर्वेंट ने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। जैस्मिन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं तीसरी बार नहीं कहना चाहती, उसे छोड़ दो। चार्मिंग औरत हंसती है, हे। योर हाइनेस, घबराइए मत, इतना खूबसूरत लिटिल ब्रदर, अगर आप हुक्म भी दें तो मुझसे यह नहीं हो पाएगा। इतना कहकर वो अपनी उंगली से हल्का सा टैप करती है और युनचे पीछे लड़खड़ाकर फेंग शुएर की बाहों में जा गिरता है। मूना फ्लावर की चार्मिंग आंखें अभी भी रेशम जैसी थीं जब उसने ये कहा, 7 साल हो गए। ये देखकर कि योर हाइनेस अभी भी सुरक्षित हैं, इस सर्वेंट को दिल से बेहद खुशी हो रही है। मून फ्लावर की शोखी के मुकाबले जैस्मिन की आवाज एक जमे हुए झरने की तरह ठंडी थी। धीरे धीरे वो बड़बड़ाती है, मूना फ्लावर। ये नाम सुनते ही जो लोग स्टार गॉड रेल्म के बारे में जानते थे वो समझ जाते हैं, ये औरत कोई और नहीं, हेवनली पॉइजन स्टार गॉड मूना फ्लावर ऑफ हेल थी। सब लोग अब तक उसे एक ऐसी सुंदरी समझ रहे थे जो दुनिया को वश में कर ले, लेकिन सिर्फ जैस्मिन ही जानती थी कि यह कहावत, अगर खूबसूरती आड़ू जैसी है तो पॉइजन सांप जैसा है, इस औरत पर पूरी तरह से आती है। मूनफ्लावर जैस्मिन को देखकर प्यार से मुस्कुराती है और फिर अपनी कमर लचकाकर एक पल में उसके सामने आ जाती है। योर हाइनेस, आपकी शक्ल तो बिल्कुल नहीं बदली और आपका गुस्सा भी जरा सा नहीं बदला है। कुछ साल पहले हमने सोचा था कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है। पता है, मेरे किंग इस वजह से काफी टाइम तक उदास थे। जैस्मिन की आंखों में ठंडक थी, उसकी निगाहें गहरी हो गईं। उदास? तुमने मुझे यहां कैसे ढूंढ लिया? मूनफ्लावर अपनी पतली उंगली से अपने होठों को हल्के से सहलाती है। ये तो आप ही ने इस सर्वेंट को यहां बुलाया है, योर हाइनेस। जैस्मिन सांस लेती है और बड़बड़ाती है। जैसा सोचा था, उसे याद आ जाता है कि कैसे उसने क्लाउड्स एंड क्लिफ पर अपनी गॉड पावर्स का इस्तेमाल किया था, और वो समझ जाती है कि शायद उसी वजह से किसी दूसरे स्टार गॉड ने उसे ढूंढ लिया होगा।
तभी शिया युआनबा धीरे से पूछता है, ब्रदर इन लॉ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये अजीब से कपड़े पहनने वाली औरत कौन है? ऐसा लगता है कि वो आपके टीचर को जानती है। युनचे इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। धीरे धीरे उसे सब समझ आ रहा था। मून अ फ्लावर जैस्मिन की ही दुनिया से आई थी और उसे ही ढूंढ रही थी। उसे सुबह जैस्मिन का अजीब बर्ताव याद आया और वो समझ गया कि जैस्मिन ने शायद मून अ फ्लावर को पहले ही महसूस कर लिया था। उसने यह भी गौर किया कि मून अ फ्लावर का जैस्मिन से बात करने का तरीका इज्जत भरा था, लेकिन उसमें एक बराबरी का एहसास भी था। और सबसे बड़ी बात, मून अ फ्लावर ने जैस्मिन को ढूंढने के लिए उसे युनचे को एक दाने की तरह इस्तेमाल किया था। जैस्मिन ठंडे स्वर में पूछती है, तो तुम इस प्लेनेट के पास क्या कर रही थी? मून अ फ्लावर अपनी उंगली को अपनी गर्दन से नीचे फिसलाते हुए अपने बालों की एक लट को घुमाती है। जाहिर है मेरे किंग का ऑर्डर था। कुछ साल पहले ऐसी अफवाहें थीं कि योर हाइनेस अभी भी जिंदा हैं। किंग चाहते थे कि मैं किसी भी हालत में योर हाइनेस को वापस ले आऊं। मैं बस इधर उधर घूम रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सच में आपको ढूंढ लूंगी। जैस्मिन की भौहें और गहरी हो जाती हैं। उसकी आवाज में बर्फीली ठंडक और कत्ल करने का इरादा था। कुछ साल पहले तुम लोगों को कैसे पता चला? मैं समझ गई। यह जरूर यूनिवर्स डिवॉवरिंग बीस्ट ने किया होगा। मूनफ्लावर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। योर हाइनेस सच में बहुत स्मार्ट हैं। तो आपने उस डेमोनिक पॉइजन से इन्फेक्टेड बॉडी को जबरदस्ती छोड़ दिया और अपनी सोल को किसी और के ऊपर अटका दिया। अगर यह सर्वेंट गलत नहीं है तो वो कोई और, वहां खड़ा वो हैंडसम सा लिटिल ब्रदर ही है। मूनफ्लावर हंसते हुए आगे बताती है कि जैस्मिन का बचना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि युनचे के पास स्काई पॉइजन पर्ल था। वो लिटिल ब्रदर न सिर्फ हैंडसम दिखता है बल्कि उसकी लाइफ फोर्स भी हैरान करने वाली है। हे वो मीठी मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन जैसा दिख रहा है आपकी गॉड पावर्स भी सिर्फ 10% ही रिस्टोर हुई हैं। अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं अपने किंग को यह नहीं बताती कि मैंने आपको ढूंढ लिया है। जैस्मिन की आंखें अचानक ठंडी हो जाती हैं। तुमने उस इंसान को बता दिया? मून अ फ्लावर अपने बालों से खेलते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, आप अपनी प्रेजेंस को छिपाकर मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थीं। इससे साफ जाहिर है कि आप वापस नहीं जाना चाहती। इसलिए मेरे पास पहले ही किंग को इन्फॉर्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अयो, अगर मैं अब आपको जबरदस्ती ले जाना चाहूं तो आपकी अभी की हालत में आप जरा भी विरोध नहीं कर पाएंगी। जैस्मिन का चेहरा इमोशनलेस था जब उसने ये कहा, हम्फ, भले ही मैं वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे वापस जाना ही होगा। जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो लगता है अब मैं वापस न जाने की उम्मीद भी नहीं कर सकती। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ती हैं और वो ठंडे स्वर में कहती है, लेकिन मुझे 10 दिन चाहिए। 10 दिन बाद मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। यह सुनकर युनचे का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। जैस्मिन, मून अ फ्लावर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है, बिल्कुल नहीं। मेरे किंग ने सख्त आदेश दिया है कि अगर मैं आपको देखूं तो मुझे फौरन उन्हें वापस लाना होगा। अगर इन 10 दिनों में आप चुपके से भाग गईं तो मेरे किंग मुझे बहुत कड़ी सजा देंगे। जैस्मिन की आवाज और भी ठंडी हो जाती है। जब मैंने कह दिया कि मैं 10 दिन बाद वापस चलूंगी तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। और वैसे भी भले ही मेरे पास अभी सिर्फ 10% गॉड पावर्स हैं, लेकिन अगर मैं न चाहूं तो तुम्हारे लिए मुझे जबरदस्ती वापस ले जाना इतना आसान नहीं होगा। मून अ फ्लावर पहले से भी ज्यादा दिलकश मुस्कान के साथ कहती है, योर हाइनेस, इतनी जिद्द मत कीजिए। वो हैंडसम लिटिल ब्रदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मेरे किंग को पता चला कि आप इस लो लेवल प्लेनेट के किसी इंसान की वजह से घर वापस नहीं आना चाहती तो पता नहीं क्या होगा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मूनफ्लावर खुशी भरी मुस्कान के साथ कहती है, और हां, मेरे पास एक खुशखबरी है। स्काई वुल्फ स्टार गॉड का नया इनहेरिटर मिल गया है। जैस्मिन अचानक अपना सिर उठाती है। स्काई वुल्फ स्टार गॉड? कौन है वो? मून अ फ्लावर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो इंसान है, प्रिंसेस काइजी। जैस्मिन का शरीर अचानक ऐसे कांप उठता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुमने क्या कहा? मून अ फ्लावर की मुस्कान और भी खुशी भरी हो जाती है। आपने बिल्कुल सही सुना, वो प्रिंसेस काइजी है। जैस्मिन गुस्से से हुक्म देती है, चुप हो जाओ। उसने अपनी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसके हाथ कांप रहे थे और उसका ऑरा बेकाबू हो गया था। युनचे जैस्मिन की इस परेशानी को देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था।
उसके अंदर चिंता और जैस्मिन को खोने का डर एक साथ मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। जैस्मिन की सांसें तेज हो जाती हैं, फिर शांत होती हैं। वो एक गहरी सांस लेती है और ठंडे स्वर में कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभी वापस चलती हूं। मूना फ्लावर एक फूल की तरह मुस्कुराती है। ये हुई ना आज्ञाकारी बात, जैस्मिन कहती है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मूना फ्लावर हल्का सा अपना सिर तिरछा करती है। ओह, जैस्मिन युनचे की तरफ देखे बिना कहती है, मेरे वापस आने के बाद तुम उस इंसान को यह नहीं बताओगी कि मैंने एक डिसाइपल रखा था और तुम इस जगह से जुड़ी कोई भी बात नहीं करोगी। मूना फ्लावर शांत तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, भला यह सर्वेंट आपका ऑर्डर कैसे टाल सकती है? मैं भला उस हैंडसम लिटिल ब्रदर के बारे में किंग को क्यों बताऊंगी? अच्छा है, अपनी बात पर कायम रहना, जैस्मिन कहती है और फिर पीछे मुड़ती है। हाँ, जाने से पहले आखिर हम मास्टर और डिसाइपल हैं, तो मुझे उससे कुछ बातें कहनी हैं। इसे एक तरह से अलविदा समझ लो। मूना फ्लावर एतराज करना शुरू करती है, आप नहीं कर सकती। जैस्मिन की आंखें वापस मूना फ्लावर की तरफ मुड़ती हैं और 9 हेल्थ से निकली किलिंग इंटेंट उसकी जबान पर ताला लगा देती है। मूना फ्लावर, बेहतर होगा कि तुम हद पार ना करो। ये बस मेरे डिसाइपल के साथ कुछ आखिरी अलविदा की बातें हैं। अगर तुमने अब एक भी फालतू लफ्ज कहा तो जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी, मेरे पास तुम्हारा चेहरा इस तरह बिगाड़ने के 10,000 तरीके होंगे कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। आजमाना चाहती हो? मून फ्लावर की मुस्कान सख्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जैस्मिन कहती है। हम्फ। वो अपनी किलिंग इंटेंट वापस लेती है और नीचे उतरकर युनचे के पास आ जाती है। जैस्मिन हल्के से गुनगुनाती है, यहां से सारे फालतू के लोग दफा हो जाओ। और अचानक अपना छोटा सा हाथ हिलाती है। एक जबरदस्त टॉर्नेडो आसपास के लोगों, टेबल्स, कुर्सियों और यहां तक कि फीनिक्समैन हॉल को भी ऊपर उठा लेता है और उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। एक पल में उनके आसपास 3 किलोमीटर के एरिया में एक अजीब सा सपाट मैदान बन जाता है, जिसके बीच में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। जैस्मिन अपना छोटा सा हाथ हिलाती है और आसपास के एरिया को एक बेहद घने और भारी आइसोलेशन बैरियर से ढक देती है। इस दौरान आसमान में खड़ी मूनफ्लावर आराम से अपने बालों से खेल रही थी। उसने न तो पास आने की कोशिश की और न ही उस बैरियर को तोड़ने की। जैस्मिन शांत आवाज में कहती है, युनचे, मैंने पहले प्लान किया था कि मैं उस दुनिया में वापस जाने से पहले यहां 24 साल और रुकूंगी, लेकिन किस्मत इंसान की ख्वाहिशों के आगे नहीं झुकती, इसलिए मेरे पास आज ही जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। युनचे की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो बस उसे घूरता रहा। क्या अभी जाना जरूरी है? अब उसे पूरी तरह एहसास हो रहा था कि वो किसी और ही दुनिया से है और उसका जाना कितना अचानक हो रहा था। जैस्मिन भारी आवाज में कहती है, अगर मैं जिद करके यहां रुकने का फैसला करती हूं तो हो सकता है कि वो इंसान खुद यहां आ जाए। अगर वो अपना गुस्सा इस दुनिया पर निकाले तो चाहे वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट हो या इल्यूसरी डीमन रेल्म, उसे तबाह करना उसके लिए एक उंगली झटकने जैसा आसान काम होगा। युनचे बेहोशी की हालत में बड़बड़ाता है। उसे एहसास हो गया था कि वो इंसान मूनफ्लावर का किंग है और जैस्मिन का बाप। जैस्मिन की निगाहें तिरछी हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। वो मेरा बाप है और वो इंसान भी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। मेरे वापस न जाने की एक वजह यह भी है कि मैं उसकी वो घिनौनी शक्ल नहीं देखना चाहती। युनचे बेबसी से कुछ कहने की कोशिश करता है कि शायद वापस जाना ही ठीक है। जैस्मिन ठंडे से जवाब देती है, तुम नहीं समझोगे। बिना कोई और एक्सप्लेनेशन दिए जैस्मिन अपना दाहिना हाथ उठाती है। उसकी इंडेक्स फिंगर पर एक हल्की सी लाल लाइट चमकती है। वो उसे युनचे के माथे पर तब तक दबाए रखती है जब तक वो लाइट अंदर नहीं चली जाती। इस मेमोरी फ्रैगमेंट के अंदर वो सारी बातें हैं जो मैं अभी तुमसे नहीं कह सकती। अब से 24 घंटे बाद ये अपने आप खुल जाएगा। वो युनचे को बोलने का मौका दिए बिना आगे कहती है, आज सुबह जैसे ही मैंने मूना फ्लावर को महसूस किया था, मैंने होंगहेर को कुछ दिया था। मेरे जाने के बाद तुम उससे वो ले सकते हो। भले ही वो तुम्हारी कल्टीवेशन को ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कम से कम वो तुम्हारी उम्र को कई हजार साल तक बढ़ा देगा। युनचे पूछता है, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है? जैस्मिन अपना सिर हल्का सा तिरछा करके दूर देखती है। तुम्हें और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आज यहां बहुत सारे बाहरी लोग मौजूद हैं। मेरे जाने के बाद जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि मैं अब यहां नहीं हूं, वो जरूर तुमसे निपटने की कोशिश करेंगे। वो उस दिन मेरी दी हुई बेइज्जती का गुस्सा तुम पर निकालेंगे, खासकर माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन और सन मून डिवाइन हॉल।
युनचे धीरे से कहता है, मैं समझता हूं। जैस्मिन के जाने के सामने ये सब चिंताएं उसे बहुत छोटी लग रही थीं। जैस्मिन कहती है, मैंने सोचा था कि मैं उन सबको मार डालूं, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए तुम भी नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं। युनचे कहता है, उनसे मैं अपनी ताकत पर भरोसा करके बदला लूंगा, तुम्हारी ताकत पर नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं सबको इल्यूसरी डीमन रेल्म ले जाऊंगा। तुम्हें मेरे बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैस्मिन साफ शब्दों में कहती है, असल में मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूं। मैं बस उम्मीद कर सकती हूं कि एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी और सुप्रीम ओशन पैलेस इतने बेवकूफ नहीं होंगे। वो आगे कहती है, लेकिन जब तक तुम अपनी जीत को बिल्कुल पक्का नहीं कर लेते, तब तक उनसे कन्फ्रंटेशन से बचना, जल्दबाजी में मरने मत चले जाना। युनचे भारी मन से सिर हिलाता है, मैं समझ गया। जैस्मिन की निगाहें गहरी हो जाती हैं। 4 सेक्रेड ग्राउंड्स के खतरे के मुकाबले जिस चीज के बारे में मैं सच में चिंतित हूं, वो तुम्हारे शरीर में मौजूद डेविल ओरिजिन ऑर्ब है। वो युनचे को उसके डिवाइन और डेमोनिक नेचर के खतरे के बारे में बताती है और सलाह देती है कि अगर कोई गड़बड़ हो तो गोल्डन क्रो स्पिरिट से मिले। युनचे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है, अपनी आंखों में भरे दर्द को छिपा नहीं पा रहा था। जैस्मिन मून ऑफ फ्लावर पर एक नजर डालती है, फिर वापस युनचे की तरफ मुड़ती है। 2 और बातें। पहली, तुम्हें होंगेर के साथ अच्छा बिहेव करना है। मेरे जाने के बाद उसकी दुनिया में तुम ही अकेले होगे। युनचे कहता है, हां, मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा। दूसरी बात, तुम कभी भी क्लाउड्स एंड क्लिफ की गहराइयों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करोगे। युनचे हल्के से हां में सिर हिलाता है। जैस्मिन हम्म करती है, फिर पीछे मुड़ जाती है और कहती है, युनचे, अलविदा। आइसोलेशन बैरियर टूट जाता है और जैस्मिन धीरे धीरे आसमान में उठने लगती है। युनचे एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर खुद को रोक लेता है। वो बेहद जज्बात और दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाता है, जैस्मिन, तुम बिना किसी चिंता के वापस जा सकती हो, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हम जरूर दोबारा मिलेंगे। जैस्मिन हवा में रुक जाती है, युनचे की तरफ मुड़ती है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा था। एक ऐसी बेपरवाह ठंडक जिसने युनचे की सांसें रोक दी। उसने कहा, युनचे, अगर तुम अभी भी मुझे अपना मास्टर मानते हो तो तुम्हें मुझसे एक आखिरी वादा करना होगा। युनचे बेहद उलझन में सिर हिलाता है, मैं वादा करूंगा। जैस्मिन बेरहम आवाज में कहती है, अच्छा है, मैं चाहती हूं कि तुम अभी कसम खाओ कि तुम कभी भी रेल्म ऑफ द गॉड्स में कदम नहीं रखोगे। यह सुनकर युनचे पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। क्यों? जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें जाना चाहिए। इस दुनिया में तुम बेमिसाल होगे, लेकिन अगर तुम रेल्म ऑफ द गॉड्स में आए तो तुम सिर्फ एक नीचे दर्जे के कमजोर इंसान होगे। कोई भी आम इंसान तुम्हें कुत्ते की मौत मार देगा। युनचे जोर से चिल्लाता है, मैं वहां तुमसे दोबारा मिलने के लिए जाना चाहता हूं। जैस्मिन की आंखें एक तरफ मुड़ जाती हैं। उसकी आवाज अभी भी ठंडी और बेरहम थी। मुझे ढूंढने? क्यों? मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास होंगेर, रिश्तेदार, दोस्त और बहुत सी औरतें हैं। मेरे बिना क्या फर्क पड़ेगा? युनचे कहता है, जरूर फर्क पड़ेगा। जैस्मिन बात काट देती है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो। तुम मेरी आखिरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो। इसने मुझे बेहद निराश किया है। भले ही तुम रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर पाओगे, तुम मुझे जरूर नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर अनजाने में तुमने मुझे ढूंढ भी लिया तब भी मैं तुमसे जरूर नहीं मिलूंगी। हमारे बीच जो किस्मत थी वो अपनी हद तक खींच चुकी है। यह सोचना बंद कर दो कि तुम्हारे जज्बातों का जवाब मिल रहा है। जैस्मिन का शरीर धुंधला हो जाता है और वो एक झटके में मून ऑफ फ्लावर के पास चली जाती है और ऑर्डर करती है, मून ऑफ फ्लावर चलो। स्पेस फट जाता है और जैस्मिन का शरीर पूरी तरह से गायब हो जाता है। मून ऑफ फ्लावर का हाथ आखिरकार उसके बालों से नीचे आता है। जब वो बेहोश से खड़े युनचे को देखती है, वो उस पर एक भारी और प्यार भरी नजर डालती है। आइया, फिर मिलेंगे लिटिल ब्रदर। इतने सालों तक हर हाइनेस का ख्याल रखने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए इस सर्वेंट ने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम इसका आनंद लो। मून फ्लावर की आवाज एक दिलकश और सिडक्टिव हंसी के साथ हवा में घुल जाती है। जैस्मिन का फिगर प्रोफाउंड स्काई सदर्न ओशन के ऊपर दिखाई देता है। उसकी बर्फ जैसी ठंडी बेरहम आंखें धीरे धीरे पिघल जाती हैं, जब तक कि सिर्फ एक धुंधली सी परत नहीं रह जाती। वो इस अचानक हमेशा के लिए होने वाली विदाई के बारे में सोचती है और एक ऐसी बेबसी और दर्द महसूस करती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता।
जैस्मिन धीरे से अपने आप से बड़बड़ाती है, ये भी अच्छा है। अभी का वो मेरे बिना भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। कुछ ही सालों में वो खुद बदला ले पाएगा और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो उसे धमकी दे सके। वो मुझे याद करेगा और शायद दुखी भी होगा, लेकिन उसके पास इतने सारे दोस्त, इतनी सारी औरतें, थोड़े ही वक्त में वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा। जैस्मिन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने हाथ अपने सीने पर रखती है, जैसे उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उसे याद आता है कि यह तीसरी बार है जब उसे ऐसा दिल तोड़ देने वाला दर्द महसूस हुआ है। पहली बार अपनी मां के गुजरने पर और दूसरी बार अपने ब्रदर के मरने पर। एक गर्मी का एहसास उसकी आंखों में भर जाता है। जब वो उसे छूती है तो उसकी उंगलियों पर आंसू और खून दोनों लगे होते हैं। वो बड़बड़ाती है, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। तभी आसमान में एक चीख गूंजती है, जिसके बाद मूनफ्लावर की नाजुक आवाज आती है, योर हाइनेस, क्या आप यहां के नजारे को थोड़ी देर और देखना चाहती हैं जाने से पहले? जैस्मिन की आंखें फौरन ठंडी हो जाती हैं। बिना पीछे मुड़े वो कहती है, कोई इंटरेस्ट नहीं। याद रखना जो तुमने मुझसे वादा किया है, वरना मैं वही करूंगी जो मैंने कहा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।